नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस 2023 के लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज 43 वस्तुनिष्ठ प्रश्न राजस्थान अध्ययन की प्रमाणिक किताब से लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न। देखिएगा, राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12वीं तक की जो किताबें हैं उसमें अभी हम कक्षा 6 की जो किताब है उसके प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो आज ये कक्षा 6 की जो अंतिम मतलब कक्षा 6 की जो बुक है इसका अंतिम वीडियो है ये। इस वीडियो के बाद में आपके कक्षा 6 की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी और कल आपके कक्षा 7 की किताब से राजस्थान अध्ययन जो प्रमाणिक किताबें हैं साथियों, वहां से राजस्थान जीके के प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत हो जाएंगे कल। ठीक है, आज यहाँ पर जो चौथा ये टेस्ट है ये कक्षा 6 की किताब का अंतिम वीडियो है। आपके कक्षा 6 की किताब कंप्लीट हो चुकी है इस वीडियो के माध्यम से। तो ये प्रश्न लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी है। देखिए, ये पेड कोर्स है। वैसे पेड कोर्स का जो हमने ऐप पर चला रखा है तो उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर यूट्यूब में निःशुल्क करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 में क्या है आपके, तो 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है 79.19%, 52.12%, 66.11% और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला आपका आंसर होता नहीं है। देखिए, जो जनगणना 2011 की हुई थी उसके अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है मित्रों, आपके 66.11%। कितनी है? 66.11% है। थर्ड विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 को 108 निशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। शिक्षा सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से, संचार सेवा से और बैंक सेवा से। देखो, आपके ये राजस्थान अध्ययन का कक्षा 6 की जो किताब है, अध्याय नंबर 9 और अध्याय नंबर 10 अंदर से प्रश्न बनाए हुए हैं। मतलब राजस्थान अध्ययन से पेपर जो आपके बनता है, अधिकतर प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। तो हमने अंदर से, ऐसा नहीं है कि पाठ के पीछे से ही प्रश्न है, बल्कि पाठ के अंदर से ही प्रश्न बनाए गए हैं। तो जो 108 निशुल्क आपातकालीन सेवाएं की अगर हम बात करें तो इसका संबंध स्वास्थ्य से है। किस सेवा से है? स्वास्थ्य सेवा से है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 3 को 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता व पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत थी? 79.19% व 52.12%, 52.12% व 79.19%, 66.11% व 79.19% और 79.19% व 66.11%। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर बताइएगा साथियों। देखो, मैंने कक्षा 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबों को कंप्लीट करवा चुका हूं। मैं जो 99 वाला कोर्स है ऐप पर, वो कंप्लीट हो चुका है। अब उनका सॉल्यूशन यहां पर करवाया जा रहा है। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी इसके आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत थी साथियों? आपके 52.12% थी। और पुरुष साक्षरता कितने थी? 79.19% थी। तो विकल्प आपके कौन सा सही हुआ फिर प्रश्न नंबर 3 में? जो दूसरा विकल्प है आपके तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है आपके, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 8 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर देखें। देखो, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है जिस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए साथियों। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग, डाक विभाग, तकनीकी व संचार विभाग और परिवहन विभाग। तो प्रश्न नंबर 5 में देखें क्या बात की जा रही है, दवाइयों का विक्रय और निर्माण लाइसेंस जो विभाग प्रदान करता है वो इनमें से कौन सा विभाग है? भाई, ये कार्य डाक विभाग के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा या तकनीकी व संचार विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठे प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, यहाँ एक शब्द और आना चाहिए था, पथ परिवहन निगम। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1966, 1 अक्टूबर 1964 और 1 अक्टूबर 1965। मित्रों,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बात की जा रही है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को हुई। तो थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है यहाँ पर, और प्रश्न को आप गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे साथियों, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ थर्ड विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में और बीकानेर में। देखो ये अध्याय नंबर 9 चल रहा है अभी आपके, ठीक है ना। अध्याय नंबर 9 में आपके क्या टॉपिक है? राजस्थान की आधारभूत सेवाएं, वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की बात की जा रही है मित्रों, और 7वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी आप देख लो तो जैसलमेर को या बीकानेर को सही कर दो, इसका आंसर ये नहीं रहेगा, बल्कि इसका सही उत्तर क्या है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, इनमें से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर और इनमें से सभी। तो जो हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं, उन हवाई अड्डों का चयन आपको प्रश्न नंबर 8 में करना है। और मित्रों, बीकानेर हवाई अड्डा भी भारतीय वायुसेना के अधीन है, सूरतगढ़ हवाई अड्डा भी भारतीय वायुसेना के अधीन है, और जैसलमेर हवाई अड्डा भी भारतीय वायुसेना के अधीन है। तो फिर आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में? जो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है, यह आपके प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है सूरतगढ़ में, गंगानगर में, बीकानेर में और बाड़मेर में। तो देखो, जो किताब में फैक्ट दे रखे हैं, मैंने ऑथेंटिक चीजें शामिल कर रखी है पूरी। हर एक प्रश्न साथियों ऑथेंटिक प्रश्न है, बिल्कुल प्रमाणिक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। देखो, राजस्थान में सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ है? बाड़मेर में है भाई। कहाँ है? बाड़मेर में। 9वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा मित्रों। प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है, 1874 ईस्वी में चली। जनवरी 1874 ईस्वी में, फरवरी 1874 ईस्वी में, मार्च 1874 ईस्वी में या अप्रैल 1874 ईस्वी में। तो मित्रों 10वें प्रश्न का आंसर देखें। राजस्थान में जो पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चलाई गई थी, ये कब चलाई गई थी? तो ये अप्रैल 1874 में चलाई गई। कब चलाई गई? अप्रैल 1874 में। 10वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है का व्यवसाय करती है। सीमेंट का व्यवसाय करती है, कपड़े का व्यवसाय करती है, मुद्रा का, या फिर इनमें से सभी का। तो भाई बैंक में सीमेंट का तो व्यवसाय होता नहीं है, ना ही कपड़ों का, बल्कि किसका व्यवसाय होता है? मुद्रा का। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न है आपके, राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जैसलमेर हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा, जैसलमेर डबल बार आ गए तो इसको हटा दो, और सांगानेर हवाई अड्डा। तो साथियों अब आपको ये 3 ही ऑप्शन बचे, क्योंकि एक तो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से डबल बार टाइप हो गया। राज्य का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है साथियों? 12वें प्रश्न का आंसर देखें तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो चौथा विकल्प है सांगानेर हवाई अड्डा। कहां पर पड़ता है सांगानेर हवाई अड्डा? जयपुर में पड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? जयपुर में। कौन सा? सांगानेर हवाई अड्डा। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में रेलवे के जोन व मंडल की सही संख्या है 2 व 5, 5 व 2, 3 व 6 और 6 व 3। तो भाई देखो, एक पहले आपको रेलवे के जोन देखने हैं। क्या देखने हैं? रेलवे के जोन कितने हैं, और फिर आपको देखना है रेलवे के मंडल कितने हैं। तो भाई राजस्थान में रेलवे के जोन की अगर हम बात करें, कितने जोन है राजस्थान में? 2 जोन हैं। और राजस्थान में रेलवे के मंडल कितने हैं? 5 रेलवे मंडल है। तो 2 जोन और 5 मंडल, मतलब पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या है?
भारत के सभी बैंक किसके नियमों के अधीन कार्य करते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को वापस आप हटा सकते हो। देखो, भारत के जितने भी बैंक हैं वो सभी बैंक किसके नियमों के अधीन कार्य करते हैं? तो भाई वो आपके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके अधीन भारत के सभी बैंक कार्य करते हैं मित्रों। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न है आपके, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कहाँ खुलवाया जा सकता है? परिवहन विभाग में, बैंक सेवाओं में, डाक सेवाओं में और स्वास्थ्य योजनाओं में। तो भाई ऐसा है, इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस पर एक रिपोर्ट भी आई थी जब मैंने ऐप पर 99 वाले कोर्स में कक्षा 6 का अध्याय नंबर 9 डाला था। तो ये जो 15वां प्रश्न था, इसमें आया था कि सर डाक सेवा में भी इसका खाता खुलवाया जा सकता है और बैंक सेवा में भी इसका खाता खुलवाया जा सकता है। बट मैंने इसका आंसर दूसरा विकल्प माना था साथियों, कि बैंक सेवाओं में आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हो, और किताब में वही दे रखा था, उस आधार पर मैंने माना था। ठीक है, सेकंड विकल्प इसलिए मैं आपको यहाँ 15वें प्रश्न में बता रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखो अगला प्रश्न, ये पहला प्रश्न आ गया, मतलब अध्याय नंबर 9 जो है ये छोटा था, इस वजह से अध्याय 9 से पीछे तो आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिले थे क्या, मिलेंगे, देख लेना आप किताब में। बाकी मैंने 15 क्वेश्चन उसमें से बनाए थे। और अध्याय नंबर 10 हम देखेंगे तो इसमें आपको 4 से 5 प्रश्न पीछे, अध्याय के पीछे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें मैंने टोटल आपको साथियों 28 क्वेश्चन बनाकर दिए हैं। तो अध्याय नंबर 10 के इन 28 प्रश्नों को भी अब हम हल करने वाले हैं। और इस अध्याय नंबर 10 के साथ ही जैसे ही ये कंप्लीट होगा, आपके कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की किताब भी कंप्लीट हो जाएगी। देखो पहला प्रश्न है अध्याय नंबर 10 का। अध्याय नंबर 10 किस नाम से? राजस्थान की कला एवं संस्कृति। किस नाम से? राजस्थान की कला एवं संस्कृति के नाम से अध्याय नंबर 10 है साथियों। और कला संस्कृति आप सभी के सिलेबस में भी है बिल्कुल। तो निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम हल करने वाले हैं। देखो पहले प्रश्न को, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर। तो किस मंदिर के चूहे प्रसिद्ध है? आपको ये भी मतलब सभी को पता होगा कि भाई जो करणी माता का मंदिर है बीकानेर में साथियों, चूहों के कारण इस मंदिर को बहुत ही जाना जाता है, मतलब प्रसिद्ध है ये मंदिर। सेकंड विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी को पूजा जाता है, तेजा जी को पूजा जाता है, पाबू जी को, या फिर जसनाथ जी को? तो भाई ऊंटों के देवता के रूप में, अच्छा प्रश्न है। अभी आपके ये जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए थे ना, वहां पर इस प्रश्न को पूछा गया था। तो निश्चित रूप से अधिकतर क्वेश्चन ऑथेंटिक किताबों में से आते हैं, अधिकतर 80% क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाएंगे आपके। इसलिए ये जो पेड वाली टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क करवाई जा रही है, तो इसका जरूर उपयोग करें साथियों, इसको जरूर पूरा अटेंड करिएगा आप। और आपके यूं मान के चलिए 15 फरवरी तक आपको कक्षा 12 तक की किताबें कंप्लीट करवा दूंगा मैं यूट्यूब पर राजस्थान अध्ययन की। तो ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है भाई? पाबू जी को पूजा जाता है। किनको पूजा जाता है? पाबू जी को पूजा जाता है। किस रूप में? ऊंटों के देवता के रूप में। दूसरे प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 को, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र पूछा गया है। प्रतापगढ़ है, मावली उदयपुर है, पोखरण जैसलमेर है, या फिर बस्सी चित्तौड़ है? तो इनमें से काष्ठ कला का प्रधान केंद्र आपको प्रश्न संख्या 3 में बताना है। और मित्रों तीसरे प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? आपके विकल्प नंबर जो 4 है, बस्सी कहां पर? चित्तौड़गढ़, बिल्कुल काष्ठ कला का प्रधान केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही आंसर है। बस्सी चित्तौड़ जो है ये काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो विकल्प है प्रतापगढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। भाई थेवा कला बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान में। थेवा कला कहाँ की? प्रतापगढ़ जिले की। कौन से जिले की साथियों? प्रतापगढ़ जिले की। थेवा कला प्रतापगढ़ जिले में एक परिवार है, सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार के लोगों के द्वारा ही थेवा कला का कार्य किया जाता है। और इसका ये सिस्टम है साथियों, इस कला के बारे में इस परिवार के अलावा किसी को भी ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। इस कला के बारे में राजस्थान में
इस परिवार के अलावा, सोनी परिवार के अलावा किसी को भी ज्ञान नहीं है। तो सोने का चित्रांकन किया जाता है कांच पर थेवा कला के अंतर्गत। बिल्कुल पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 है, नाथ द्वारा के समीप स्थित मौलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, थेवा के लिए प्रसिद्ध है और ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई नाथद्वारा के समीप एक गांव है मौलेला गांव। कहाँ पड़ता है नाथद्वारा? आपके राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। अब थेवा कला तो प्रतापगढ़ की है, तो इसको आप हटा सकते हो। अब यहाँ पर जो नाथद्वारा के समीप स्थित मौलेला गांव है, ये जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सी कला है? तो भाई उस कला का नाम है टेराकोटा। क्या नाम है उसका? टेराकोटा नाम है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? दादू दयाल जी का, जसनाथ जी का, जाम्बो जी का और श्रद्धानाथ जी का। तो इनमें से जिस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है, उस देखो लोक संत है आपके, बिल्कुल एक एक प्रश्न आपके सिलेबस से है ये, ठीक है ना। और ये चीजें बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वालिटी वाली है। तो जिस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है, वो इनमें से कौन से संत है साथियों? वो है जसनाथ जी। जसनाथ जी का संबंध ही कतरियासर बीकानेर से है। यहाँ पर आपके जो सेकंड विकल्प है प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 को, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी और इनमें से कोई नहीं। 7वें प्रश्न का उत्तर बताइए। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा गया है और विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है साथियों? जाम्बो जी को। संत जाम्बो जी को ही विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है, जिसमें इन्होंने कितने नियम बताए हैं? 29 नियम बताए हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की देखिए। प्रश्न नंबर 8 को, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? दादू दयाल जी ने, संत जाम्बो जी ने, संत जसनाथ जी ने और संत श्रद्धानाथ जी ने। तो कब की बात है भाई? ये बात है सन 1585 ईस्वी की। फतेहपुर सीकरी में अकबर से जिस संत के द्वारा भेंट की गई थी वो कौन से संत है मित्रों? दादू दयाल जी है। दादू दयाल जी किससे मिले थे? अकबर से। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और कब मिले थे मित्रों? ये भी याद रखना है, सन 1585 ईस्वी में। 8वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न पूछ रहा है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण पक्ष तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को और श्रावण पूर्णिमा को। तो इनमें से सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है भाई? प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर देखें तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब? भाद्रपद का जो महीना होता है इसमें कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही सातुड़ी तीज मनाई जाती है। दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके 10वां प्रश्न है, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है? करणी माता का मेला, बेनेश्वर का मेला, बाबा रामदेव का मेला और खाटू श्याम जी का मेला। तो राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला पूछा गया है साथियों। कौन से मेले को राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है? 10वें प्रश्न का आंसर देखें तो जो बेनेश्वर का मेला है कहाँ पर लगता है? ये डूंगरपुर जिले में लगता है। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में ये मेला लगता है साथियों। और इसी को राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 11वां प्रश्न क्या है? खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में और बाड़मेर में। तो इनमें से जहां पर खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है उस जिले का चयन आपको 11वें प्रश्न में करना है। और मित्रों खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? तो भाई ये आपके सीकर जिले में है। कौन से जिले में? सीकर जिले में। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही आंसर है। 12वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान के परिधानों में किसको स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक माना जाता है? धोती को, कुर्ता को, पजामा को और पगड़ी को। तो राजस्थान के परिधान का मतलब किससे लिया जाएगा? राजस्थान के वस्त्रों से लिया जाएगा। और राजस्थान के परिधानों में जिसको स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक माना जाता है वो कौन सा वस्त्र है? पगड़ी है। पगड़ी को कहाँ धारण किया जाता है? सिर पर धारण किया जाता है। कहाँ पर? सिर पर। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसी स्थितियां, पहले वाली जो फिल्में आपने अगर देख रखी है साथियों,
तो उसमें कोई व्यक्ति अपनी पगड़ी को उतारकर किसी बड़े आदमी के पास रख देता था कि भाई ये मेरी जो इज्जत है आपके चरणों में मैंने रख दी है। मतलब पगड़ी का मतलब खुद की इज्जत, खुद का स्वाभिमान, सम्मान का प्रतीक किसको माना जाता है? पगड़ी को माना जाता है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 12 में सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 13वां प्रश्न है आपके, इनमें से असत्य है, असत्य कथन का चुनाव आपको प्रश्न नंबर 13 में करना है। देखिएगा पहला विकल्प, गणगौर का आरंभ चैत्र शुक्ल तृतीया से होता है। गण प्लस गौर मतलब विष्णु जी और लक्ष्मी जी। गणगौर के अवसर पर मुख्य रूप से पूजा शिव व पार्वती जी की, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो आप हटा सकते हो। देखो गणगौर के अवसर पर मुख्य रूप से किसको पूजा जाता है? भगवान शिव जी को और माता पार्वती जी को पूजा जाता है। और गणगौर का मतलब साथियों विष्णु लक्ष्मी से नहीं, शिव पार्वती से लिया जाता है साथियों। और गणगौर का आरंभ चैत्र शुक्ल तृतीया से होता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा जो विकल्प है ये आपके क्या रहेगा? असत्य। तो 13वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 14वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से असत्य का चयन कीजिए। वापिस आपको किसका चयन करना है? असत्य का चयन करना है। विकल्प है, भादो कृष्ण तृतीया को कजली तीज व साधुड़ी तीज मनाई जाती है। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा भोजन किया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होता है। तो भाई इनमें से जो कथन आपको असत्य लगे उस कथन का चयन आपको प्रश्न नंबर 14 में करना है। और मित्रों देखो, शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाते हैं, भादो कृष्ण तृतीया को कजली तीज और साधुड़ी तीज मनाते हैं। और जो शीतला अष्टमी होती है इसमें बासोड़ा भोजन किया जाता है। बासोड़ा भोजन का मतलब क्या होता है कि उस दिन भोजन नहीं बनाया जाता है, बल्कि जो एक दिन पहले का, जो जिसको हम गांव के भाषा में क्या बोलते हैं? बासी भोजन बोलते हैं ना, बासी भोजन है ये तो, ठीक है। तो वो भोजन किया जाता है शीतलाष्टमी को, ठीक है। उस दिन भोजन नहीं बनाया जाता है, बल्कि एक दिन पहले का भोजन ग्रहण किया जाता है। ये तीनों सत्य है, लेकिन चौथा विकल्प असत्य क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को नहीं, बल्कि आखा तीज को होते हैं। कब होते हैं? आखा तीज को, जिसको अबूझ सावा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबूझ सावा। सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में आखा तीज को ही होते हैं भाई, ठीक है। चौथा विकल्प आपके असत्य कथन है 14वें में, तो यह आपका आंसर होगा। 15वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, अजमेर का पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को और ज्येष्ठ पूर्णिमा को। तो अजमेर का जो पुष्कर मेला है इसका आयोजन कब किया जाता है साथियों? आंसर देखें प्रश्न नंबर 15 में, विकल्प नंबर जो 1 है आपके, कार्तिक पूर्णिमा को ही अजमेर का पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं। आपके 16वां प्रश्न है, लक्खी मेला किसे कहा जाता है? पुष्कर के मेले को कहा जाता है, केला देवी के मेले को कहा जाता है, महावीर जी के मेले को कहा जाता है और कोटा दशहरा मेले को कहा जाता है। तो इनमें से किस मेले को लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो केला देवी का जो मेला लगता है करौली में, इनके मेले को ही लक्खी मेला के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17वां प्रश्न देखें, श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में, करौली में, बूंदी में और सीकर में। तो इनमें से जहां पर श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है उसका चयन आपको 17वें प्रश्न में करना है साथियों। 17वें प्रश्न का आंसर देखें तो श्री महावीर जी का जो मंदिर है, देखो किताब में त्रुटि थी, ये सवाई माधोपुर दे रखा है लेकिन गलत है 100%, क्योंकि श्री महावीर जी का मेला कहां पर स्थित है? करौली में स्थित है। कहां पर? करौली में। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। क्योंकि देखो ऑथेंटिक किताबों, मैंने क्या कहा, गलतियां तो सभी जगह मिलेगी। दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं है कि जिसमें कंपटीशन एग्जाम की आप किताब खरीद रहे हो और उसमें कोई गलती नहीं है। मिस टाइपिंग कहीं ना कहीं होती ही है साथियों। यहाँ सेकंड विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 18 को, हरियाली अमावस्या मेले से संबंधित सत्य है। उदयपुर में लगता है, जिसकी शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की। हिंदू धर्म में लोग इसे सावन की शुरुआत मानते हैं और श्रावण पक्ष के कृष्ण माह में यह लगता है। और इनमें से सभी। तो 18वें प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प चुनोगे प्रश्न नंबर 18 में? हरियाली अमावस्या की बात है। हरियाली अमावस्या का जो मेला है साथियों, उदयपुर में यह लगता है। और शुरुआत किसने की थी? महाराणा फतेह सिंह ने। कब की थी? 1899 में। हिंदू धर्म में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर देखते हैं और श्रावण पक्ष के कृष्ण माह में यह मेला लगता है। मतलब ये सभी कथन सत्य है। तो चौथा विकल्प जो है आपके
प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों 19 का प्रश्न नंबर 19 को रजब माह की पहली से छठी तारीख तक रिक्त स्थान है में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म संभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? ये कोटा में, अजमेर में, नागौर में और टोंक में। देखो रजब माह की पहली से छठी तारीख तक मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत ये महीने चलते हैं। साथियों ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न 20 को देख लेते हैं। 20 में क्या है आपके? असुमेलित का चयन कीजिए। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में, करणी माता का मेला देशनोक में, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में और बाबा रामदेव का मेला लूणकरणसर बीकानेर में। तो मित्रों इनमें से जो आपको असुमेलित मतलब गलत लगता है वो कौन से विकल्प में दिया हुआ है? भाई देखो बेनेश्वर मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, जिसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, डूंगरपुर में लगता है। ये करणी माता का मेला कहाँ लगता है? देशनोक में लगता है। और खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? सीकर में। लेकिन बाबा रामदेव जी का मेला लूणकरणसर बीकानेर में नहीं बल्कि जैसलमेर, रुनेचा जैसलमेर में लगता है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 20 का आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। आपके 21 में क्या है? इनमें से सत्य है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में, फकरुद्दीन मौला की मजार या मजार ए फकरी गलियाकोट में, गलियाकोट दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का केंद्र और इनमें से सभी। भाई 3-4 चीजें कवर की एक ही प्रश्न से। क्या कि गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। फकरुद्दीन मौला की मजार या मजार ए फकरी कहाँ स्थित है? गलियाकोट में। और दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट में है। ये सारे ही कथन सत्य है साथियों। 21वें प्रश्न में इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है यह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 22वें प्रश्न को। लाख से निर्मित आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर जोधपुर प्रसिद्ध है, बाड़मेर बीकानेर प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़ गंगानगर प्रसिद्ध है और चूरू झुंझुनू प्रसिद्ध है। तो लाख से निर्मित आभूषणों के लिए क्या प्रसिद्ध है? 22वें प्रश्न का उत्तर देके मित्रों कौन सा विकल्प सही रहेगा? लाख से निर्मित आभूषणों के लिए बाड़मेर बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर या चूरू झुंझुनू नहीं बल्कि जयपुर और जोधपुर प्रसिद्ध है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 22 का आंसर होगा। देखते हैं 23वें प्रश्न को। 23 में आपके मूल्यवान पत्थरों को तराशने का कार्य कहाँ किया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में और बाड़मेर में। तो जहां पर मूल्यवान पत्थरों को तराशने का कार्य किया जाता है वो जगह कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर। 23 का आंसर देखे साथियों तो बिल्कुल मूल्यवान पत्थरों को तराशने का कार्य कहां पर किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। कहां मित्रों? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। प्रथम विकल्प आपके 23 का आंसर होगा। 24 को देखेंगे। 24 है आपके श्रद्धानाथ जी जो शेखावटी क्षेत्र के संत थे ने लक्ष्मणगढ़ में एक आश्रम का निर्माण करवाया जिसका आदर्श वाक्य क्या है? स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, सबका मालिक एक है, सदैव सत्य की राह पर चलो और चौथा विकल्प है अन्याय का सदा बहिष्कार करो। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। देखो श्रद्धानाथ जी ने शेखावटी के ये लोक संत थे और लक्ष्मणगढ़ में इन्होंने साथियों एक आश्रम का निर्माण करवाया और जिसका आदर्श वाक्य इन्होंने क्या रखा है? स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। प्रथम विकल्प आपके 24 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन जब अगर पढ़े नहीं है एग्जाम में आगे आप कहोगे कि यार ये चीजें कहां से आ चुकी है, तो ये यहीं से आती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या है आपके? राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। बाबू जी व रामदेव जी, मेहा जी व हड़बू जी, गोगा जी और देवनारायण जी। तो भाई पंच पीरों की बात की जा रही है साथियों। बाबू, हड़बू, रामदेव, मांग लिया मेहा, पांचों पीत पदार जो गोगा जी के। हाँ मतलब गोगा जी, मेहा जी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, ये पांचों ही पंच पीरों में हैं, लेकिन देवनारायण जी को पंच पीरों में नहीं माना गया है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके 25 का सही आंसर है। नेक्स्ट 26 को देखेंगे। गोगा नवमी मनाई जाती है आषाढ़ कृष्ण नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को और पोष कृष्ण नवमी को। तो इनमें से गोगा नवमी कब मनाई जाती है साथियों? 26वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। देखो गोगा नवमी कृष्ण नवमी को तो मनाई जाती है, लेकिन कौन से महीने में? आषाढ़ में जी नहीं मनाई जाती है। श्रावण में भी नहीं, बल्कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है साथियों।
26 में आपके थर्ड विकल्प सही है 27 की ओर। देखिएगा 27 को तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नागौर में, जालोर में, टोंक में और परबत्सर में। तो जहां पर तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जाता है वो जगह आपको 27 में बताना है। भाई ऐसा है, हम आपके लिए देखो राजस्थान अध्ययन ऑथेंटिक किताबों से आप ये क्वेश्चन हल कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप भी देखो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करो और वीडियो को शेयर कम से कम एक जगह कर दिया करो, अच्छा लगे साथियों। अगर आपको तेजाजी पशु मेले की बात करें तो राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाता है तेजाजी पशु मेले को? साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। कौन सा? विकल्प नंबर 4, टोंक नहीं सॉरी परबत्सर नागौर में ही तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो चौथा विकल्प आपके 27 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 28वां प्रश्न देखेंगे साथियों। देखो चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा मित्रों, और ईमानदार से कमेंट करना। 15 प्रश्न तो अध्याय 9 के और 28 प्रश्न अध्याय 10 के। 28 और 15 43 प्रश्नों को हमने हल किया है और ये आज कक्षा 6 की बुक कंप्लीट कर ली है। आने वाले 3 से 4 दिनों में कक्षा 7 की किताब को भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा यूट्यूब पर ही आपके, ठीक है। तो 28 मुस्लिम रामसा पीर किसे कहते हैं? देवनारायण जी को, पाबू जी को, हड़बू जी को, रामदेव जी को। भाई मुस्लिम रामसा पीर इनमें से जिसको कहते हैं वो कौन से लोक देवता है? तो भाई वो है आपके रामदेव जी। रामदेव जी को हिंदू संप्रदाय के लोग भी मानते हैं और मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी मानते हैं, और मुस्लिम इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं साथियों। चौथा विकल्प आपके 28 का सही उत्तर है। तो ये आपके अध्याय नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है और ये कक्षा 6 की किताब भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।